Hello and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be doing lesson 2 of ICT. As the chapter is quite vast, we'll be doing it into two parts. So today we'll be discussing the first half of the chapter. So let's begin. ICT in education. कैसे ICT हमें एजुकेशन में हेल्प करता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, क्या ICT के बिना हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा चल सकता है या फिर ICT के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ है, उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। अब मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, ये जो वर्ड है मल्टी सेंसरी, हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं 5। तो वो 5 सेंस को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर इंस्ट्रक्शन, उस बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग is a simultaneous use of visual, auditory and kinesthetical tactical to enhance memory and learning. Links are consistently made between the visual, what we see, auditory, what we hear, and kinesthetic tactical, what we do or feel, which enable the learner to store the information directly to the brain in its real sense. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? वी हैव सो मेनी सेंस ऑर्गन्स। अब हम लोग 10 years बैक चले जाते हैं, जब ICT, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ था, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था। 10 से 15 years अगर हम लोग पीछे चले जाएं, तब जो क्लास में पढ़ाई होती थी, इट वॉज़ मोर ऑफ विजुअल एंड लिसनिंग स्किल। टीचर बोलता था और फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, हम लोग वो सुनते थे और समझते थे। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे या टीचर क्वेश्चन पूछेगा, और ऐसे पूछ के हम लोग अपना डाउट क्लियर करते थे। बट क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम मूवीज़ देखते हैं, एक मूवी हमने बहुत पहले देखा होगा, मे बी से फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ होता है, इज़ अ वेरी फेमस मूवी। वो मूवी हमने बहुत सालों पहले एक बार देखा, लेकिन आज तक उसका स्टोरी हमें याद है। 90% ऑफ द स्टोरी तो हमको याद ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने विजुअलाइजेशन किया, वहाँ पे हमारा विजुअल एज वेल एज लिसनिंग दोनों स्किल यूज़ हुए। और हमेशा याद रखना, विजुअलाइजेशन में हम लोग ज़्यादा याद रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिसनिंग एंड रीडिंग। तो इसलिए मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल when we are studying, when we are students, and when we are teaching students in such a way. Many forms of instruction use more than one mode. For example, watching a film involves both auditory and visual component, जैसा मैंने अभी आपको बताया. Writing is an example of an activity that involves fine motor and visual instruction. अब राइटिंग जब करते हैं, उसमें मोटर स्किल हमारा डेवलप होता है। मोटर स्किल मतलब फिजिकल स्किल, जहाँ पे हम लोग मूवमेंट करते हैं। मोटर स्किल होता है मूवमेंट स्किल। Speaking would be a fine motor and auditory experience. Acting out a scene from a play involves all three modes. जब हम एक्टिंग करते हैं तो विजुअल, ऑडिटरी, सेंसरी सब कुछ यूज़ करते हैं। तो इसलिए मल्टी सेंसरी एक्टिविटी क्लासेस में होना इज़ वेरी वाइटल नाउ डेज, बिकॉज इट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड ग्रास्प थिंग्स ईजिली। नेक्स्ट, वाई मल्टी सेंसरी अप्रोच। अब मल्टी सेंसरी अप्रोच क्यों इंपॉर्टेंट है? वी रिमेंबर 20% ऑफ वॉट वी रीड, 30% ऑफ वॉट वी हियर। हम लोग क्या क्या याद रख सकते हैं? 20% ऑफ वॉट वी रीड, हम जो रीड करते हैं उसका सिर्फ 20% हम याद रख सकते हैं। 30% जो हम सुनते हैं, 40% जो हम देखते हैं, 50% जो हम बोलते हैं, 60% वॉट वी डू, एंड 90% ऑफ वॉट वी सी, हियर एंड से एंड डू। तो इससे क्या पता चलता है? अगर हम लोग सिर्फ रीड करके बच्चे समझेंगे, एक चैप्टर उनको दे दिया, उन्होंने रीड किया और समझा, तो उनको बाद में सिर्फ 20% ही याद रहेगा। क्लास में टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जब वो लिसन करते हैं, व्हेन दे हियर द लेसन, 30% वो लोग याद रख सकते हैं। 40% अगर आप उनको पिक्चर्स दिखाते हैं, कि जैसे आप उनको एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लीव्स का आपने एक पिक्चर दिखा दिया, लीव्स के अंदर मिडरिब होता है, या फिर लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, वो आपने फोटो दिखा दिया, एक पिक्चर दिखा दिया, तो उनको 40% याद रहेगा। 50% ऑफ वॉट वी से, उसी चीज़ में आपने उनको एक फ़ोटो दिखाया, उस पर उनके साथ डिस्कशन किया, तो उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा, आपने उनको आंसर दिया, यहाँ पे उनको 50% याद हो गया। 60% ऑफ वॉट वी डू, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, आप एक प्ले करते हैं क्लास में,
ठीक है। सोचो आप एक कोई भी एक चैप्टर पकड़ते हैं इंग्लिश का, उसमें प्ले कराते हैं, तो उसमें इस बच्चों को 60% याद हो जाता है। 90% ऑफ वॉट वी सी हियर इन सी एंड डू, 90% कब होता है? जब हम मल्टी सेंसरी यूज़ करते हैं। 90% बच्चों को याद रहेगा अगर वो देखना, सुनना, लिखना, बोलना सब एक साथ एक टॉपिक पे करते हैं। सो इसलिए मल्टी सेंसरी अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम। मल्टी-सेंसरी टेक्निक्स विच कुड बी यूज्ड टू असिस्ट अ स्टूडेंट इन लर्निंग। लर्निंग में बच्चों को कैसे मल्टी सेंसरी हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में वील डिस्कस। टू स्टिमुलेट विजुअल रीजनिंग एंड लर्निंग। विजुअल रीजनिंग एंड लर्निंग के लिए टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन पेपर, पोस्टर, मॉडल्स, प्रोजेक्शन स्क्रीन्स, कंप्यूटर्स और फ्लैश कार्ड्स, हम लोग उनके विजुअल रीजनिंग एंड लर्निंग के लिए ये सब यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल एंड हाईलाइट्स, ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन और इमेजिनरी, जैसे मैं अभी आपको ये एक प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, ये जो पीपीटी मैंने बनाया है और आपको मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, अगर इसको मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कर दूंगी और पूरा कॉपी पेस्ट करके पूरा भर दूंगी, तो क्या आपको समझ आएगा? ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ना आपको ये देखने में अच्छा लगेगा, विजुअल डिलाइट आपको मिलेगा ही नहीं। अभी जैसे हम देखते हैं कुछ फोटोज़ हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, तो हम उसमें फोकस करते हैं, क्यों ये पिक्चर है, क्यों ये वीडियो है, क्यों इतना कलरफुल है। सो दीज थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर सेंस ऑर्गन्स। ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, आउटलाइनिंग पैसेजेस, जैसे मैं अभी आउटलाइन करके पढ़ा रही हूँ, मेन मेन चीज़ों को आउटलाइन कर दे रही हूँ, तो वो आउटलाइनिंग जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं बुक्स ख़राब नहीं करना, आउटलाइन नहीं करना, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। आपको जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है, कोई एक आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसमें से एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वर्ड को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा इस स्टेटमेंट में है क्या, यू शुड आउटलाइन। एंड यू शुड एनकरेज स्टूडेंट्स कि तुम्हें उनको आउटलाइन करना है, अंडरलाइन करना है। स्टूडेंट क्रिएटेड आर्ट, इमेजेस, टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोस। नेक्स्ट इज ऑडिटरी टेक्निक। ऑडिटरी टेक्निक में आ जाता है हमारा पेयर्ड रीडिंग, बच्चों को रीडिंग करवाना, पेयर में रीडिंग करना, या फिर एक विजुअल टेक्स्ट दे देना और उनको बोलना लाउड रीडिंग करना। फिर म्यूजिक, सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट, स्पीकिंग, राइम्स, चैंट्स, लैंग्वेजेस, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं उनके ऑडिटरी टेक्निक के लिए। Then comes tactical teaching method. Multi-sensory technique that involve using the sense of touch are called tactical method. तो ये कौन सा मेथड होता है जहाँ पे हम लोग टच करके सीखते हैं? सैंड ट्रेज, टेक्सचर्ड ऑब्जेक्ट्स, फिंगर पेंट्स एंड पजल्स, इन इस टाइप की चीज़ों को हम लोग यूज़ करके, या फिर मॉडलिंग मटेरियल, जैसे यहाँ पे है क्ले एंड स्कल्पचर मटेरियल, क्ले से बनाना, ये सब करके हम लोग उनका टैक्टाइल टीचिंग मेथड भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक मेथड। मल्टी सेंसरी मेथड्स यूजिंग बॉडी मूवमेंट आर कॉल्ड काइनेस्थेटिक मेथड। तो टैक्टाइल मेथड हो गया जहाँ पे वो टच करके करते हैं, सेंस करते हैं, और टच करके वो फील करके उस ऑब्जेक्ट को समझते हैं। काइनेस्थेटिक मेथड हो गया जहाँ पे बॉडी मूवमेंट होता है, गेम्स इन्वॉल्विंग जंपिंग रोप, क्लैपिंग, या फिर कोई भी टाइप का मूवमेंट जिसमें सिंगिंग, डांसिंग सब कुछ होगा, वो हो गया हमारा काइनेस्थेटिक मूविंग। Any large movement activity for students involving dancing, bean bag tossing, or other activities like any academic competition हो या कुछ भी हो, उन सब में आ जाता है हमारा काइनेस्थेटिक मेथड, जिससे कि हमारा बॉडी मूवमेंट होता है, दैट इज काइनेस्थेटिक मेथड। और टैक्टाइल मेथड एज वी डिस्कस, इट इज समथिंग दैट वी टच एंड फील द ऑब्जेक्ट, वी टच एंड फील द चैप्टर। देन की बेनिफिट्स ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच। अब उसके इंपॉर्टेंस क्या है, मल्टी सेंसरी अप्रोच क्यों ज़रूरी है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट क्या है? इंक्रीज्ड लर्नर एंगेजमेंट, जो लर्न कर रहे हैं बच्चे उनका एंगेजमेंट उस सब्जेक्ट के साथ, उस क्लास में बहुत ज़्यादा रहता है। जेनरेटिंग अ ग्रेटर कैपेसिटी फॉर लर्निंग, लर्निंग का जो एक परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है। एनकरेजिंग अ ग्रेटर नॉलेज ट्रांसफ़र, बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो उसमें ऑफकोर्स नॉलेज ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इन्वॉल्व होंगे। इम्प्रूव्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, लर्निंग की तरफ एक पॉजिटिविटी आएगा। ग्रेटर स्टूडेंट अचीवमेंट, और स्टूडेंट का जो अचीवमेंट है वो बढ़ जाएगा, उनका क्लास में इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनका जो अचीवमेंट है वो भी ग्रोथ करेगा। नाउ क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट हो या फ्रॉम स्टूडेंट टू टीचर हो, या फिर कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं क्लास में। एक तो टीचर का होता है स्टूडेंट्स के साथ, एक होता है स्टूडेंट्स का टीचर के साथ, एक होता है स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ। ये तीन टाइप के कम्युनिकेशन हम लोग क्लासरूम में देखते हैं, तो उसमें उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ दिस कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स और इन द क्लासरूम।
Effective communication between educator and students work wonder in such scenarios. Many teachers consider effective communication their first step towards student engagement. तो काफ़ी टीचर्स को लगता है कि सबसे पहला अगर मूवमेंट क्लास में कोई पॉजिटिव मूवमेंट है वो है कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Nonetheless, teaching is a success when students experience a blend of education and healthy communication. तो टीचर भी देख सकते हैं कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कब ज़्यादा अच्छा होता है, उनका एक्सपीरियंस कब ज़्यादा अच्छा होता है, जब एजुकेशन के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन भी हो. Schools are now making it effective by adopting a learning management system for school. No wonder it improves teacher-student communication and positively affects their overall performance. इससे उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी बहुत पॉजिटिविटी आता है. अब इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, फिक्स्ड माइंड सेट एक देखते हैं, ग्रोथ माइंड सेट एक देखते हैं. आई कांट डू दिस, आई एम स्टिल लर्निंग, ये है उनका ग्रोथ माइंडसेट. जिनको ग्रोथ का ज़रूरी है, जो ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे क्या होता है कि वो हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं. आई एम नॉट गुड एट दिस, वॉट एम आई मिसिंग, आई मेड अ मिस्टेक हेल्प्स मी लर्न, आई विल नेवर बी गुड इनफ, आई एम डूइंग माई बेस्ट, दे आर बेटर देन मी, वॉट कैन आई लर्न फ्रॉम देम. तो ये सब दिखाने का रीज़न क्या है इस टॉपिक के बीच में, ये दिखाने का क्या है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, कि कम्युनिकेशन, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा एक बच्चे को अफेक्ट कर सकता है. अगर आप एक बच्चे को बोले यू कांट डू दिस, तो ऑलरेडी उसके अंदर इतना नेगेटिविटी आ जाता है कि उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा और वो इस ट्रॉमा में रहेगा कि क्यों नहीं कर सकता मैं. उसी जगह में अगर आप उसको बोले कि यू आर स्टिल लर्निंग, कीप इट अप, तो उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है. आप उनको बोलोगे यू मेड अ बिग मिस्टेक, या फिर वहाँ बोलोगे कि यू मेड अ मिस्टेक बट मिस्टेक हेल्प्स यू लर्न, सो वहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाता है. तो उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कैसे क्लास में इंप्रूवमेंट आ सकता है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. वाई इज इफेक्टिव टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट. एक इफेक्टिव टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है. एनहांस्ड लर्निंग, क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मटेरियल बेटर एंड मोर डीपली. अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा, क्लियर कम्युनिकेशन होगा, तो बच्चों को हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा. When teachers explain concept well and check for understanding, students are more likely to grasp the content and retain it. ऑब्वियसली बात है, जितना क्लियर कम्युनिकेशन होगा बच्चे उतने जल्दी चैप्टर को समझेंगे. एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, बच्चों को जब देखना, एक चीज़ जब हम भी बच्चे थे, हम क्लास में जाते थे, स्पेशली उस टाइम पे जैसे कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, तो वो क्लास में बैठते हैं, मैथ्स का पूरा पीरियड खत्म हो जाता है, बट दे फील सो ब्लैंक. किसी दिन अगर एक टॉपिक भी समझ आ जाए तो दे फील लाइक अ किंग, कि वाओ मुझे तो आ गया मैथ्स, मुझे तो ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आ गया. तो जब समझ आता है तो मोटिवेशन अंदर से ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो इसीलिए अगर क्लियर कम्युनिकेशन टीचर स्टूडेंट के बीच में होगा तो मोटिवेशन अल्टीमेटली ग्रो करेगा. Feedback and improvement. Effective communication allows teachers to provide timely and constructive feedback. Student can then use this feedback to improve their performance. Effective communication में क्या होता है, जैसे बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाया गया, उनका टेस्ट लिया या फिर क्लास में डिस्कशन किया, करने के बाद टीचर को रियलाइज़ हुआ कि कोई एक दो बच्चे हैं जो थोड़े से स्लो लर्नर्स हैं, उन्होंने अपना फीडबैक दिया और फीडबैक एकदम क्लियरली दिया कि तुम्हें इन इन चीज़ों में इम्प्रूव करना है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली फीडबैक से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. बिल्डिंग रिलेशनशिप, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन और एक ट्रस्ट, बिलीफ, ये सब बढ़ जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. मैनेजिंग बिहेवियर, क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन जो होता है, इट हेल्प मैनेज क्लासरूम बिहेवियर. When students understand what is expected of them and receive consistent feedback, they are more likely to follow rules and behave properly. तो टीचर अगर कंसिस्टेंटली उनको बताएगा कि उनका एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है, तो अल्टीमेटली बच्चे जो हैं दे विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सपोर्टिव डाइवर्स नीड्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलाउज टीचर्स टू बेटर अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द डाइवर्स नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स का क्या नीड है वो भी पता चलता है. एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 के 50 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन स्टडीज़. वी कैन नॉट से गुड या बैड, बट सम आर स्लो लर्नर्स, सम आर फास्ट लर्नर्स. तो फास्ट लर्नर्स जल्दी जल्दी आंसर दे के दे ग्रो, एंड स्लो लर्नर्स में कुछ होते हैं हु फील वेरी लेफ्ट आउट इन द क्लास, और फिर वो और क्वेश्चंस भी नहीं पूछते. लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन से टीचर को भी बच्चों का जो नीड है वो समझ आएगा. एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है. जब आप बच्चों को सोचने की क्षमता प्रोवाइड करते हो, उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो, चैप्टर्स में उनको आइडियाज़ एक्सप्रेस करने का पूरा मौका देते हो, तो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बढ़ जाता है.
Parental involvement. Good communication between teacher and student often extends to parents. Keeping parents informed about their children's progress and classroom activities can foster a supportive learning environment at home. ठीक है, तो अगर पेरेंट्स एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और एक प्लस पॉइंट ये होता है अगर आप वही कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ भी रखें और पेरेंट्स को भी बच्चों का प्रोग्रेस या फिर जो भी है वो सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. नेक्स्ट है वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन टीचिंग. टीचिंग में क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है प्री सेज वेरिएबल, एक है प्रोसेस वेरिएबल. देन वी हैव कंटेक्स्ट वेरिएबल एंड प्रोडक्ट वेरिएबल. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. प्री सेज वेरिएबल क्या होता है. These are factors present before the teaching and learning process begins. They include characteristics of both teachers and students that can influence the effectiveness of teaching. प्री-सेज वेरिएबल क्या होता है. एक क्लास में जब टीचर एंटर करता है, कुछ भी कम्युनिकेशन लर्निंग प्रोसेस होने से पहले का जो माहौल होता है इट इज़ कॉल्ड प्री-सेज वेरिएबल. जहाँ पे टीचर्स के माइंड में होता है बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, पता नहीं बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं या नहीं करते हैं, बच्चों का होगा टीचर कैसे पढ़ाएगी. तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व होता है क्लास में इवॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीसेज वेरिएबल, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होने से पहले होता है. एग्जाम्पल है टीचर का वेरिएबल क्या हो गया. प्रायर नॉलेज, टीचिंग एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टीचिंग स्टाइल एंड बिलीफ. स्टूडेंट का वेरिएबल क्या हो गया. उनका प्रायर नॉलेज, उनका लर्निंग का स्टाइल कैसा है, उनका मोटिवेशन क्या होगा, उनका एटीट्यूड कैसा होगा. तो ये सब हो गया प्रीसेज वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट. ये हो गया प्रीसेज जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले होता है. फिर आता है प्रोसेस वेरिएबल. These refers to the actual teaching and learning activities and interactions that occurs in the classroom. They focus on how instruction is delivered and how students engage with the material. Process variable मतलब जैसे ही ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक्चुअल टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी शुरू होता है, तब क्या होता है कि दे फोकस ऑन हाउ इंस्ट्रक्शन इज़ डिलीवर्ड. स्टूडेंट्स देखते हैं किस तरीके से इंस्ट्रक्शन डिलीवर किया जा रहा है और टीचर्स देखते हैं कि स्टूडेंट कितना इन्वॉल्व हो रहा है. अब एग्जाम्पल क्या है, जो प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है. टीचिंग मेथड जहाँ पे लेक्चर, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है. स्टूडेंट एंगेजमेंट जहाँ वो पार्टिसिपेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, यूज़ ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज होता है. फीडबैक भी होता है उसमें प्रोसेस में. टीचर ने पढ़ाया, स्टूडेंट ने समझा, फिर फीडबैक आया. टीचर बताएगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ पढ़ाई में, अगर किसी बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्यों प्रॉब्लम हुआ, बच्चे बताएंगे अगर उनको कोई डाउट है. और लास्ट हो गया क्लासरूम मैनेजमेंट, जो कि स्ट्रैटेजीज यूज टू मेंटेन ऑर्डर एंड क्रिएट अ प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट. ये हो गया प्रोसेस वेरिएबल, मतलब वाइल द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन उस बीच में क्या क्या होता है. देन आता है कंटेक्स्ट वेरिएबल. These are the external factors that influence the teaching and learning environment. They include the broader educational and social context in which teaching occurs. तो context variable जो होता है वो external factor होता है. हमारे बाकी जो दो वेरिएबल्स थे हमारे, ये प्रीसेज वेरिएबल एंड प्रोसेस वेरिएबल, ये था हमारा इंटरनल फैक्टर. ठीक है, ये था इंटरनल फैक्टर जो कि क्लासरूम में ही होता है. लेकिन अभी जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं दैट इज कंटेक्स्ट वेरिएबल. कंटेक्स्ट वेरिएबल हो गया हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, जहाँ पे आ जाता है स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है क्लासरूम में. कल्चरल कंटेक्स्ट, हर बच्चे का कल्चरल एक्सपेक्टेशन, कल्चरल एजुकेशन सब कुछ डिफरेंट होता है, सोसाइटल वैल्यूज़ डिफरेंट होते हैं, तो वो भी मैटर करता है. पॉलिसी एंड करिकुलम, नेशनल एंड रीजनल एजुकेशन पॉलिसीज़ किस टाइप के हैं, करिकुलम स्टैंडर्ड क्या है, स्कूल में हर स्कूल में अलग अलग करिकुलम होता है, तो वो किसके स्कूल में कैसा है. क्लासरूम मैनेजमेंट, फिजिकल लेआउट, साइज़ क्या है क्लास का, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं, इन सब चीज़ों में भी टीचर कैसे पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है बहुत डिपेंड करता है. देन कम्स प्रोडक्ट वेरिएबल. दीज आर द आउटकम ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. ये हो गया आउटकम. जब फाइनल हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया उसके बाद जो आउटकम आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट वेरिएबल. दे मेजर द इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग ऑन स्टूडेंट. स्टूडेंट का अचीवमेंट कितना हुआ वो पता चल जाता है. अगर अच्छे से क्लास में कम्युनिकेशन हुआ होगा या फिर अच्छे से डिस्कशन हुआ होगा, पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, तो स्टूडेंट का अचीवमेंट भी पॉजिटिव होगा.
स्किल डेवलपमेंट होगा बच्चों का। ऑफ कोर्स अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहा, पढ़ाई अच्छा रहा, डिस्कशन अच्छा रहा, तो बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा, बच्चों का एटीट्यूड डेवलपमेंट होगा और लॉन्ग टर्म आउटकम होगा। मतलब बच्चों को वो जो नॉलेज उन्होंने गेन किया वो उनके करियर में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, FIACS। ये भी अच्छे से आप समझ लीजिएगा। फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरीज सिस्टम विच इज़ नोन एज FIACS। एग्जाम में डायरेक्ट दे सकते हैं कि एक्सप्लेन द FIACS सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। टीचिंग एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्शन मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। हमें पता है टीचिंग जो होता है वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, और इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इट इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस। सिर्फ टीचर नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट नहीं बोलना चाहिए। टीचिंग इज़ अ टू वे इंटरैक्शन। In this process, teacher influence the students. Students also interact with the teacher. Interaction takes place among the students themselves also. तो जैसा मैंने तुमको बताया, टीचर भी बच्चों से बात करते हैं, बच्चे भी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। It means the process of teaching, everybody interacts with every other person involved in the process. तो इसमें होता क्या है, हर कोई हर दूसरे से इंटरेक्शन कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दे सकते हैं। T stands for teacher and S stands for students. We have S1, S2, S3 and S4. Teacher influences students through lecture, asks question, criticizes and gives direction. टीचर का इंटरेक्शन क्या होता है? लेक्चर, क्वेश्चन पूछना, कुछ कंप्लेन, अगर कुछ क्लास में कोई गलत कर रहा है उसको बोलना, डिसीजन देना, ये सब, या डायरेक्शन देना। स्टूडेंट्स रिएक्ट टू द टीचर्स लेक्चर एंड क्वेश्चंस, दे गिव रिस्पॉन्स। स्टूडेंट का इंटरेक्शन टीचर से होता है रिस्पॉन्स देना। इट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो ये होता है हमारा टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। The classroom verbal interaction can be made more effective. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरेक्शन एनालिसिस का? क्लासरूम का जो वर्बल इंटरेक्शन है उसको मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। टीचर कैन इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ टीचर में बी शिफ्टेड टू इनडायरेक्ट बिहेवियर विच इज़ मोर सूटेबल इन डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। डायरेक्ट टीचर जो होता है वो सिर्फ टीचर अगर इंटरेक्ट करता रहे, बोलता रहे, स्टूडेंट सुनते रहे, तो इससे पता नहीं चलता है कि क्लास में बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। तो जो इंटरेक्शन होता है वो टू वे होता है, और दोनों को फिर एक दूसरे का, बच्चों को फीडबैक मिलता है, टीचर्स को समझ आता है बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। द टेप रिकॉर्डर एंड वीडियो टेप कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग द क्लासरूम इवेंट। द ट्रेनी कैन एनकोड एंड डीकोड हिज ओन बिहेवियर। तो इससे क्या होता है कि जो टीचर ट्रेन कर रहा है, अगर वो वीडियो भी रखे अपने पास और उसको बार बार देखे, उसको समझे कि मुझे और क्या चेंज करना है कि बच्चों को समझ आए, तो उससे भी हमारा जो इंटरेक्शन एनालिसिस है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। द टेक्निक कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद अदर फीडबैक डिवाइसेस सच एज माइक्रो टीचिंग एंड सिमुलेटेड टीचिंग। तो हम लोग इस टीचिंग को माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत छोटा ग्रुप ऑफ टीचिंग है, उसमें हमें कैसे पढ़ाना है, एक बड़ा ग्रुप है उसको कैसे पढ़ाना है, सबका एक डिफरेंस होता है। बच्चों का एज मैटर करता है। अगर हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, तो वो सब हमारा इंटरेक्शन जो होता है उस पर डिपेंड करता है। Then Flanders classified total verbal behavior into 10 categories. Verbal behavior comprises teacher's talk, student talk, and silence or confusion. तो फ्लैंडर ने क्लासीफाई किया था जो टोटल वर्बल बिहेवियर क्लासरूम में जो भी वर्बल बिहेवियर होता है उसको 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और उस वर्बल बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें थी? टीचर्स टॉक जो टीचर बोलता है, स्टूडेंट्स टॉक जो स्टूडेंट बोलता है, एंड साइलेंस और कन्फ्यूजन जो कुछ टाइम के लिए साइलेंस वाला पीरियड रहता है और कन्फ्यूजन वाला पीरियड रहता है वो। और वो 10 कैटेगरीज क्या है वो हम मेंशन कैसे करेंगे? टीचर्स टॉक में आता है 7 कैटेगरीज, पीपल टॉक में आता है 2 कैटेगरीज, एंड साइलेंस और कन्फ्यूजन में आता है 1 कैटेगरी। Thus, the first 7 categories includes teacher's talk. Next 2 categories include pupil talk. The last 10th category includes a small span of silence or pause or confusion. The first 7 categories or teacher talk has been bifurcated into indirect talk and direct talk. तो जो 7 category again उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो है indirect talk and direct talk.
अब आप ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं, इसमें क्लियरली बताया गया है टीचर्स टॉक जो होता है 7 कैटेगरीज होते हैं उसमें, उन 7 कैटेगरीज को 2 कैटेगरी में फर्दर बाइफिकेट किया गया है, इनडायरेक्ट टॉक एंड डायरेक्ट टॉक। अब इनडायरेक्ट टॉक में क्या आता है, जैसे एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, बच्चे कुछ बोल रहे हैं उसका फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, प्रेज करना, बच्चों को एनकरेज करना, एक्सेप्ट एंड यूज़ आइडियाज़ ऑफ पीपल, बच्चे कुछ आइडिया देते हैं, कुछ बोलते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उनको क्वेश्चन पूछना, ये पहला 4 जो आता है वो आता है इनडायरेक्ट टॉक में। और डायरेक्ट टॉक में आ जाता है जो टीचर लेक्चर देता है, डायरेक्शन देता है या फिर क्रिटिसाइज़ करता है। ये बाकी 5, 6, 7 ये 3 कैटेगरी आ जाता है डायरेक्ट टॉक में। तो टोटल 7 कैटेगरीज आ गए हमारे टीचर्स टॉक में। प्यूपल टॉक में 2 कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी 8 एंड कैटेगरी 9, जिसमें आता है प्यूपल टॉक रिस्पॉन्स, प्यूपल टॉक इनिशिएशन। प्यूपल जब कोई रिस्पॉन्स देता है और प्यूपल जब इनिशिएट लेता है कुछ बोलने के लिए। नेक्स्ट आता है नीदर टीचर टॉक नॉर प्यूपल टॉक, वो होता है 1 कैटेगरी जिसमें आ जाता है साइलेंस या कन्फ्यूजन, जहाँ पे ना टीचर बोल रहा है ना प्यूपल बोल रहा है। Now let us discuss the meaning of various categories. The first category is teacher talk, and as we discussed, there are 7 categories in teacher talk. First is indirect talk. In this method of analysis, the first 4 categories represent the teacher's indirect influence. कैटेगरी 1 में होता है एक्सेप्ट्स फीलिंग, यानी इन दिस कैटेगरी टीचर जो होता है वो प्यूपल के, स्टूडेंट्स के फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ही फील्स हिमसेल्फ दैट द प्यूपल शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर एग्जिबिटिंग हिज फीलिंग्स, एंड फीलिंग्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। टीचर को ये देखना है कि बच्चा अगर अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है वो इस डर से ना करे कि कहीं मैंने किया तो मुझे पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा, तो वो फीलिंग क्रिएट नहीं होना चाहिए एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है प्रेज और एनकरेजमेंट। टीचर प्रेज करता है बिहेवियर के लिए या फिर एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट्स का, उनको एनकरेज करता है। तो जब स्टूडेंट कुछ अच्छा करता है, भले ही उसके पढ़ाई में हो या फिर क्लास में प्रेजेंटेशन हो, क्लास में पार्टिसिपेशन हो, तो उनको अलग अलग वर्ड से, पॉजिटिव वर्ड से उनको एनकरेज करते हैं, जैसे गुड हो, वेरी गुड हो, बेटर हो, करेक्ट हो, एक्सीलेंट, कैरी ऑन, एट्सेट्रा। देन वी हैव कैटेगरी 3 जिसमें होता है एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज़ ऑफ पीपल, जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ देते हैं और टीचर उसको एक्सेप्ट करता है, और उसमें अगर कुछ गलती होता है तो उसमें सजेशंस देता है, या फिर टीचर उसको बोलता है जैसे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, एट्सेट्रा। इन सब टाइप की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टिंग द आइडियाज़ ऑफ पीपल। देन कैटेगरी 4 में है आस्किंग क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कंटेंट और प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन द टीचर आइडिया एंड एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम द पीपल। इसमें जो पढ़ाया जाता है क्लास में, जो कंटेंट चल रहा होता है, उससे रिलेटेड टीचर क्वेश्चंस पूछता है और बच्चों से आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। समटाइम्स टीचर आस्क द क्वेश्चन बट ही कैरीज ऑन हिज लेक्चर विदाउट रिसीविंग एनी आंसर। सच क्वेश्चंस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के बाद बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो जो रिस्पॉन्स नहीं आता है उस क्वेश्चन को हम इस कैटेगरी में सिलेक्ट या फिर इस कैटेगरी को, उसको, उस क्वेश्चन को इस कैटेगरी का हिस्सा नहीं मानते हैं। बी आ जाता है डायरेक्ट टॉक। नेक्स्ट 5 to 7 कैटेगरीज रिप्रेजेंट टीचर्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में क्या आ जाता है, कैटेगरी 5 में आ गया लेक्चर, जहाँ पे वो लेक्चर देता है, बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उसके आइडियाज़ देते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। एंड गिविंग डायरेक्शन, डायरेक्शन देना, जैसे चलो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, कम टू पेज नंबर दिस, ओपन दिस चैप्टर। देन हम लोग किसी बच्चे को बोलते हो कि यू स्टैंड एंड रीड। ये जो डायरेक्ट डायरेक्शंस देते हैं ये आ जाता है हमारा गिविंग डायरेक्शंस में। कैटेगरी 7 है क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी व्हेन द टीचर आस्क द पीपल नॉट टू interrupt with foolish questions, then this behavior is included in this category. Teachers what and why also come under this category. मतलब जब बच्चे unnecessary questions करते हैं तो उनको उस टाइम पे बताना कि ये चीज़ गलत है, और why questioning करना कि ये चीज़ गलत है तो ये question क्यों पूछ रहे हो, वो आ गया हमारे क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी में। अब सेकेंड नंबर है प्यूपल टॉक, जिसमें 2 कैटेगरी हैं। पहला है प्यूपल टॉक रिस्पॉन्स, फिर है प्यूपल टॉक इनिशिएशन। तो प्यूपल टॉक में क्या होता है कि इट इंक्लूड्स द प्यूपल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर्स टॉक। टीचर क्या बोल रहा है उसके हिसाब से प्यूपल भी कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। टीचर्स आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट गिव आंसर टू द क्वेश्चन, ये हो गया प्यूपल टॉक रिस्पॉन्स। प्यूपल टॉक इनिशिएशन क्या होता है, टॉक बाय पीपल दैट दे इनिशिएट, मतलब टीचर क्या बोल रहा है उससे नहीं, बट उनके क्या आइडियाज़ हैं, वो जो अपने खुद के आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, खुद का कुछ एक टॉपिक बोलते हैं, वो हो गया बच्चों के द्वारा इनिशिएट लेना, वो होता है प्यूपल टॉक इनिशिएशन। लास्ट हमारा हो गया साइलेंस और पॉज और कन्फ्यूजन, जिसमें सिर्फ एक कैटेगरी आता है, वो होता है साइलेंस और पॉज और कन्फ्यूजन। Pauses, short periods of silence and period of confusion in which communication cannot be understood by the observer. इस केस में हमारा वो
कुछ टाइम का जो साइलेंस होता है क्लास में, कुछ टाइम के जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, कुछ टाइम का जो एक पॉज हो जाता है, उसको हम लोग कैटेगरी थर्ड में डाल देते हैं, जिसमें आता है साइलेंस और पॉज कन्फ्यूजन. नाउ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज क्लासरूम प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग which recognize the uniqueness of each student learner and thus provide for adequate tutorial guidance and other support services suited to bring about a wholesome development in the person, mind, body, and spirit. It is about using teaching strategy that connect with individual students' learning strategy. The ultimate goal is to provide a learning environment that will maximize the potential for student success. मतलब इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन मतलब हर बच्चे के लर्न करने का, समझने का जो एक क्राइटेरिया होता है, उनका जो माइंड सेट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. तो हर बच्चे को पर्टिकुलरली एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, सबका यूनिकनेस होता है. उनके यूनिकनेस के हिसाब से क्लास में इंस्ट्रक्शंस देना और पढ़ाना इज नोन एज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन. एडवांटेजेस क्या होते हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के? इट एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू प्रोसीड एट देयर ओन पेस थ्रू द स्टडी ऑफ ईच सब्जेक्ट. बच्चों के लर्न करने का एक जो स्पीड होता है वो भी डिफरेंट होता है. उसके हिसाब से अगर हम लोग पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है अपने सब्जेक्ट में एक्सेल करेंगे. इट परमिट्स द स्टूडेंट टू गेट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड ग्रेटर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, क्योंकि टीचर उनके हिसाब से उनको पढ़ा रहे होते हैं, तो इनको एक इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है और उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो हम जैसा पढ़ना चाहते हैं, हमारा जो स्पीड है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, टीचर उसके हिसाब से पढ़ा रहा है. It enables the students to understand better the structure of the subject he is studying. ऐसे क्या होता है, जो बहुत ही स्लो लर्नर्स होते हैं, अगर उनके हिसाब से ना पढ़ाया जाए, वो क्लास में बहुत छुपने की कोशिश करते हैं. वो कोशिश करते हैं कि हम टीचर्स के सामने हमारा फेस ना आए, वो हमसे कोई क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है. लेकिन जब टीचर उनके हिसाब से करता है तो उनको पढ़ने में भी मज़ा आता है और उनको लगता है कि जो हमारे अंदर एक क्वेश्चन रहता था हमेशा कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, हम पूछें या नहीं पूछें, लेकिन अगर टीचर का इंटरेक्शन उतना रहेगा तो बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा. इट एनेबल्स in-depth study of various aspects of the student. It enables student to proceed in a subject as far as his ability will permit. उसका ability जितना है उतना वो आराम से समझ जाएगा अगर टीचर का individualized instruction होगा. देखते हैं कि टीचर्स के लिए ये कैसे एडवांटेज है. पहला एडवांटेज है, इट फ्रीज द टीचर फ्रॉम टीचिंग मैनी ऑफ द रूटीन बेसिक स्किल ऑफ द सब्जेक्ट. कुछ रूटीन्स होते हैं हर सब्जेक्ट में कि हाँ इस सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर टॉपिक को तो ऐसे ही पढ़ाना है, क्योंकि सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमने भी आज तक सारे क्लास में ऐसे ही पढ़ाया है. तो वो जो रूटीन होता है वो हट जाएगा, क्योंकि हर बच्चे, हर साल जो नए बच्चे आते हैं, सबका लर्निंग एंड लिसनिंग स्किल, उनका राइटिंग स्किल सब कुछ डिफरेंट होता है. तो हमें उसके हिसाब से पढ़ाने से हमें वो रूटीन जो बेसिक है वो नहीं करना पड़ता. इट enables him to meet more accurately the instructional need of each student. वो हर बच्चे के नीड को समझते हैं और उसके हिसाब से पढ़ा पाते हैं. इट allows him to spend more time with students who need the most help. जब उनको पता चल जाएगा टीचर को क्लियरली कि कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, कौन सा फास्ट लर्नर है, किसको कितना हेल्प चाहिए, तो वैसा करने से टीचर को स्टूडेंट को समझाने में भी समझ आएगा, मतलब टीचर से वो समझ पाएंगे, प्लस टीचर को हर स्टूडेंट के साथ बैठने का इनफ टाइम मिलेगा, टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा, और जिसको ज़्यादा हेल्प चाहिए वो उनको ज़्यादा हेल्प दे पाएंगे. इट enables द टीचर्स टू ब्रिंग अ स्ट्रक्चर्ड केयरफुली थॉट आउट प्रोग्राम टू द स्टूडेंट्स. क्योंकि उनको पहले से पता होगा कि कौन से बच्चे को कितना हेल्प चाहिए, कैसा हेल्प चाहिए, तो वो केयरफुली पहले से ही प्रोग्राम्ड स्ट्रक्चर, प्रोग्राम्ड सिलेबस बना के प्रिपेयर करके फिर बच्चे को पढ़ा पाएंगे. इट हेल्प्स द टीचर टू सर्व एज अ गाइड टू द स्टूडेंट एक्टिविटीज़. ऑफकोर्स जब हमें पता है कि कौन से बच्चे का नीड कैसा है, तो हम लोग अच्छे से गाइड भी उनको कर सकेंगे. डिसएडवांटेज क्या है इसका? टाइम एंड एफर्ट इन प्लानिंग एंड डेवलपिंग मटीरियल टू सूट इंडिविजुअल नीड्स विल बी ग्रेटर कंपेयर टू अ क्लास सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन. अगर हम एक एक बच्चे के नीड्स को देखने लगेंगे तो जो 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का एक पीरियड होता है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मीट ईच एंड एवरी चाइल्ड्स नीड. ये ऑब्वियस सी बात है कि हमें फिर कम से कम एक पीरियड में 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर हम एक एक बच्चे का नीड पूरा करने की कोशिश करेंगे. तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत एफर्ट टेकिंग हो जाता है. अप्रोप्रिएट रिसोर्स मटेरियल्स में नॉट बी अवेलेबल. अब कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स हैं तो चलो उनको वीडियो दिखा के समझा दिया. कुछ बच्चे बहुत ही स्लो होते हैं तो उनको हमें प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है, बट हमेशा वो पॉसिबल नहीं होता. सोचो आप बच्चों को बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ा रहे हो, जो बहुत फास्ट लर्नर्स हैं, जो बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, वो लोग समझ गए. जो स्लो लर्नर हैं, आपने उनको एक छोटा सा वीडियो दिखा दिया, वो समझ गए. लेकिन जो एक्सट्रीमली ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उनको कैसे समझ आएगा?
जब आप उनको बैंक्स लेके जाओगे, बैंक लेके उनको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाओगे, बट इज़ इट पॉसिबल एवरी टाइम? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस रिसोर्सेज का अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम हर एक बच्चे का इंडिविजुअल नीड उनका पूरा कर सकें। रिक्वायर स्पेशलाइज स्किल टू एक्सेस द नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट। अब हर बच्चे को समझाने के लिए वैसा स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है, हर टीचर के पास वैसा स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता। रिक्वायर्स इंडिविजुअलाइज इवेल्यूएशन स्ट्रैटेजीज। अब स्ट्रैटेजी भी जो टीचर प्रिपेयर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग बच्चों के सिलेबस को देखते हैं, एक दो बार क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के बाद हम एक जनरल आइडिया हमें आ जाता है बच्चे कैसे हैं, उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं क्लास का। लेकिन जब इंडिविजुअल बच्चों का करेंगे तो इंडिविजुअल बच्चों का 40 बच्चों का 40 स्ट्रैटेजी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। Thank you so much and stay tuned for the next part of this chapter.